राजमहल की दीवारों में फुसफुसाती थी खामोशी। मुंह नोचवा बनकर पाप ने खुद को था पुकारा। खून से लिखी गई हर ख्वाहिश की कहानी, जहां वफा भी निकली सबसे बड़ी नादानी। जिसे समझा था साया वही मौत बनकर आया, और हर धोखे ने खुद अपना अंजाम पाया। राजा मंगल सिंह बरामदे में टहल रहे होते हैं और अपने राज्य को देख रहे होते हैं। वो कुछ गुस्से में होते हैं और छोटी छोटी बातों पर सब पर चिल्ला रहे होते हैं। अरे सागर, कहाँ मर गया? दूसरे रियासत को हासिल करने की तरकीब निकाली कि नहीं? कहाँ रह गया? सागर छत पर दौड़ते हुए आता है। मन तो करता है कि एक लगाऊं तेरे कान के नीचे। सब के सब ऐसे ही है। माफ कीजिएगा बादशाह, बस कुछ काम कर रहा था। जुबान लड़ाता है दो कौड़ी के मंत्री। हट जा मेरी नजरों के सामने से। माफ कीजिए बादशाह, माफ कीजिए। सागर वहां से चला जाता है। मंगल सिंह अभी भी गुस्से में होते हैं। वो पानी का ग्लास अपने चेहरे के पास उठाते हैं, मगर फिर उसे दूर फेंक देते हैं। कुछ वक्त बाद रानी रमावती अपने कमरे में बैठी हैं, आईने में देखते हुए अपने गहने पहन रही होती हैं। तभी मंगल सिंह गुस्से में अंदर आते हैं और कमरे में बिस्तर पर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? क्या कोई बात है? सब के सब मंत्री बेकार है, कोई भी काम वक्त पर नहीं करता। बेकार ही इन पर दया दिखाकर काम पर रख लिया। अब सबको निकाल दूंगा। गुस्सा मत कीजिए, वो लोग भी तो इंसान ही है ना। गलती हो जाती है, आपसे भी तो हो जाती होगी। मंगल सिंह गुस्से में उठते हैं। बेशरम, मेरे सामने उन दो कौड़ी लोगों के लिए हमदर्दी दिखा रही है। तुझे तो मैं अब सबक सिखाऊंगा। मंगल सिंह बिस्तर से उठते हैं और कमरे में टंगे हुए हंटर को उठाते हैं। रमावती की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। रात का वक्त है। एक घोड़ा गाड़ी वाड़ी के दरवाजे पर आती है। मंगल सिंह गेट पर खड़े फिक्र में रहते हैं। गाड़ी से उतरने वाली कोई और नहीं, रमावती होती है। उनकी पीठ पर हंटर के निशान साफ नजर आते हैं। जैसे ही वो उतरती हैं, मंगल सिंह भी उनके करीब जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर दो रमावती, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप हर बार यही कहते हैं, फिर भी। इस बार नहीं रमावती, अब मैं अपने आप पर काबू रखूंगा। रमावती भी उन्हें वापस गले लगा लेती हैं। मैं आप पर यकीन करती हूँ। चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयारियां की है। रमावती हाँ में सर हिलाती है और मंगल सिंह के साथ वाड़ी की ओर चली जाती हैं। मंगल सिंह पीछे मुड़कर घोड़े गाड़ी की ओर देखते हैं और उन्हें महसूस होता है कि उनके घोड़े गाड़ी के पहिए कीचड़ से भरे हैं, जैसे वो किसी जंगल से आई हो। रमावती, तुम कहाँ गई थी? रमावती कुछ वक्त के लिए चौंक जाती है। कहीं नहीं, बस यूं ही। शायद बारिश की वजह से रास्ते पर कीचड़ भरा हुआ था तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों वाड़ी के अंदर चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद मंगल सिंह और रानी छत पर बिस्तर पर होते हैं। चारों ओर फूलों से सजा हुआ माहौल होता है और आसपास कई दिए जल रहे होते हैं, जैसे मंगल सिंह ने उनके लिए खास तैयारी की हो। मंगल सिंह सो रहे होते हैं जबकि रमावती जाग रही होती हैं। रमावती धीरे से उठती हैं। कुछ ही वक्त बाद वो तैयार हो जाती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आता है। जाते जाते वो एक बार खाली आसमान की ओर देखती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। कुछ वक्त बाद भी मंगल सिंह सोए हुए होते हैं। तभी एक काली परछाई उनके ऊपर से गुजरती है और वो अचानक चौंक कर जाग जाते हैं। जैसे ही वो उठते हैं, उन्हें एहसास होता है कि रमावती वहां पर नहीं है। रमावती, रमावती! वो इधर उधर ढूंढते हैं मगर उन्हें कोई नजर नहीं आता। वो जल्दी से अपना चोंगा पहनते हैं और दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उनके पीछे से
एक अजीब सी भिनभिनाने की आवाज सुनाई आती है। उस आवाज को सुनकर उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वो धीरे से पलट कर देखते हैं। उनके सामने एक खौफनाक सा प्राणी खड़ा होता है, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है। मुंह में बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं और पीछे पंख फड़फड़ा रहे होते हैं। कौन हो तुम? वो प्राणी कुछ नहीं कहता और अचानक एक तेज डरावनी ताकत के साथ उन पर झपट्टा मार देता है। वो मंगल सिंह के शरीर पर गिरता है और बेरहमी से उनके चेहरे पर हमला करने लगता है। मंगल सिंह शुरुआत में अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ ही पलों में उनका शरीर बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो प्राणी कुछ वक्त बाद उनके बेजान शरीर को देखता है और फिर वहां से उड़कर चला जाता है। अगले दिन ये बात पूरे वाड़ी में फैल जाती है कि उनके महाराज मंगल सिंह की मौत हो गई है। उनका आधा खाया हुआ शरीर जमीन पर पड़ा होता है। चारों ओर खून फैला होता है। सागर एक तरफ खड़ा होता है, जबकि दासियां रमावती को संभालने की कोशिश कर रही होती हैं। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बेगम साहिबा, बादशाह के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन इस बादशाही की जिम्मेदारी अब आपको ही लेनी होगी। बादशाही को जिम्मेदार शख्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। रमावती आंसू भरी आंखों के साथ हाँ में सर हिलाती है। कुछ दिनों के बाद रमावती सिंहासन तक जाती है। वो आस्ते से सिंहासन पर बैठती है और एक मंत्री आगे आते हैं और उन्हें राजवंश की तलवार सौंपते हैं। रमावती दोनों हाथों से तलवार पकड़ती है और उसे इज्जत देती है। इसी के साथ रमावती अपने राज्य की ताकत का केंद्र बन जाती हैं। सागर उन्हें लगातार सिखाता है और वो उसके मार्गदर्शन में राज्य के फैसले लेने लगती हैं। धीरे धीरे उनके अंदर एक नया खुद पर यकीन आ जाता है। वो अपने राज्य की रक्षा करती हैं और सभी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाती हैं। वक्त के साथ सब कुछ खामोश और स्थिर नजर आता है। और फिर एक रात रमावती अपने कमरे में आईने के सामने बैठी होती हैं और अपने गहने उतार रही होती हैं। पीछे उनकी 2 दासियां खड़ी होती हैं। वो गहने उतार कर खड़ी होती हैं और पीछे मुड़ती हैं। तभी एक दासी मखमली तकिया लेकर आगे आती हैं। रमावती अपना राजमुकुट उतारती है और उसे उस तकिए पर रख देती है। वो एक गहरी सांस लेती हैं। तभी सागर कमरे में अंदर आता है। मेरे कमरे में आने से पहले इजाजत लिया करो। आइंदा ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माफी चाहता हूँ बेगम, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। सागर दासियों की ओर देखता है और थोड़ा झिझकते हुए खड़ा रहता है। रमावती ये बात समझ जाती हैं। तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगी जब मुझे जरूरत होगी। दोनों दासियां हाँ में सर हिलाती हैं और वहां से रवाना होती हैं। जैसे ही वो जाती हैं, रमावती अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं और एक पैर दूसरे पैर पर रख लेती हैं। रमावती, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि बादशाह के मरने के बाद कुछ दिनों में तुम अपनी ये बादशाही मुझे दे दोगी। अब क्या हुआ? कब करोगी तुम ऐसा? आवाज नीचे। दीवारों के भी कान होते हैं। क्या मतलब? क्या तुम अपना वादा भूल गई? और इसी वक्त हमें सागर और रमावती के बीच के पुराने रिश्ते के बारे में पता चलता है। राजा की मौत के कुछ दिन पहले रमावती और सागर चादर के नीचे साथ लेटे होते हैं। सागर उन्हें गले लगाया होता है। तो अब क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, बस मंगल सिंह को रास्ते से कैसे हटाया जाए। मंगल सिंह को हटाना मुश्किल है, क्योंकि उनके बादशाही का हर एक आदमी वफादार है। हमें किसी और चीज का सहारा लेना होगा। पर किसका? मोनोज्वा। जंगल में एक साधु है जिसने इस दानव को अपने काबू में किया है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। बस बादशाही से जुड़ी हुई एक चीज तुम्हें लानी होगी।
रमावती उसी रात साधु से मिलकर आई होती है जिस रात मंगल सिंह की मौत हुई होती है। घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सागर ही था, जो उस रात रानी को वाड़ी लेकर आया था। इस वक्त सागर की आंखों में आंसू होते हैं, जबकि रमावती को उसके लिए कोई अफसोस नहीं महसूस होता। पागल मत बनो सागर, भिखारी के खून राजपाट के ख्वाब नहीं देखा करते, और वैसे भी मंगल सिंह के राज में कुत्ते बने फिरते थे। कम से कम इज्जत मिल रही है, इस बात का शुक्र मनाओ, वरना तुम्हारे बाप की तरह ही जिंदगी भर तलवे। बस बस बहुत हुआ। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरा फायदा सिर्फ इसलिए उठाया ताकि मैं तुम्हें बादशाह से छुटकारा दिला सकूं। एक बात याद रखना, बादशाह क्रूर जरूर था लेकिन बेईमान नहीं। ये करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम भी अपने बाप की तरह गंदे खून की निशानी हो। अपनी औकात मत भूलो। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, सब कुछ सच बताऊंगा और कुछ नहीं बचेगा। सागर गुस्से में वहां से निकल जाता है। रुको सागर, रुको। रानी उठती है और म्यान से राजसी तलवार निकालती है। दूसरी तरफ सागर गलियारे में दौड़ता हुआ जा रहा होता है। उसकी आंखों में बेवफाई के आंसू होते हैं। वो सबको मंगल सिंह की मौत की असली वजह बताने जा रहा होता है। तभी रमावती उसके रास्ते में आ जाती है। उनके हाथ में तलवार होती है। इस राज को पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, पति, इज्जत, शरीर और ईमान, और अब तुम मुझसे ये छीनना चाहते हो? मैं ये नहीं होने दूंगी। अब तुम भी मरोगे। रमावती जैसे ही तलवार उठाकर वार करने वाली होती हैं, तभी गलियारे में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजती है। रमावती चौंक जाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि मुंह नोचवा खड़ा होता है। उसकी लाल आंखें सीधे रमावती पर टिक जाती हैं। सागर ये देखकर हैरान रह जाता है। मुंह नोचवा एक पल भी नहीं रुकता। वो झपट कर रमावती पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसे मार देता है। कुछ ही पलों में उनका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है और उनकी जान निकल जाती है। सागर डर से कांप रहा होता है। वो जमीन पर बैठा कुछ भी समझ नहीं पाता और बस कांप रहा होता है। मुंह नोचवा उसकी आंखों में देखता है, मगर उस पर हमला नहीं करता। वो उसके पास से पीछे की ओर जाता है और बड़ी खिड़की से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। सागर को राज्य का नया राजा बनाया जाता है। वो ये पद स्वीकार करता है और आगे चलकर राज्य संभालता है। फिर एक रात सागर फिर से उसी जंगल में जाता है जहां वो रमावती को लेकर गया था। साधु अपने आश्रम में ध्यान में बैठे होते हैं। तभी सागर अंदर आता है। साधु अपनी आंखें खोलते हैं। क्या हुआ? अब क्यों आए हो? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उस रात हुआ क्या था। मुनोचवा ने आपके हुक्म के बिना बेगम को क्यों मार दिया? इसका जवाब हमदर्दी है। मुनोचवा अपने से खुद धोखाधड़ी का शिकार था। जब बेगम ने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें धोखा दिया, तब मुनोचवा ने बेगम की ही बनाई हुई सजा उसी को वापस लौटा दी। तभी सागर को पूरी सच्चाई के बारे में पता चलता है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है।